ठीक है। तुम उन्हें उसी स्पेशल वैगन में लाद कर टावर रोड पर वाकई मेरे क्लब शाउ ड्रैगन में ले आओ। तुमने वो क्लब देखा हुआ है। तुम उन्हें सीधा कार्ड रूम वाले तहखाने में ले आना, फिर मैं खुद संभाल लूंगा। और सुनो, उनके पास कोई असला नहीं होना चाहिए। वैसे कार्ड रूम में जाने से पहले वहां मौजूद मेरे आदमी उनकी बकायदा तलाशी भी लेंगे। तकाशी ने हिदायत देते हुए कहा। ठीक है, बेशक ले ले। मैं उन्हें कह दूंगा कि कार्ड रूम में असला ले जाना मना है, लेकिन एक शर्त है, तुम्हें खुद भी वहां मौजूद होना चाहिए। मैं तुम्हारे किसी आदमी के हाथ में अपने मेहमानों की जिंदगी देने से खुदकुशी कर लेना ज्यादा बेहतर समझूंगा। इस बार इमरान का लहजा सख्त हो गया। ओ अच्छा अच्छा, समझ गया। वही तुम्हारी झूठी इज्जत का चक्कर होगा। ठीक है, ऐसे ही सही। मैं खुद वहां मौजूद होऊंगा। ये भी अच्छा है। कम से कम मेरे सामने जब उन पर गोलियों की बारिश होगी तो उनकी चीखें मुझे सुकून देंगी। अरे हाँ फर्नांडो, एक बात तो बताओ, वो सुइज नजात लड़की कैसी है? तुम्हारा ड्राइवर तो बता रहा था बेहद खूबसूरत और जवान है। तकाशी की हवस भरी आवाज सुनाई दी। ड्राइवर ने दुरुस्त बताया है, इमरान ने होंठ भींचते हुए कहा। ओके, ये मेरे लिए तुम्हारी तरफ से तोहफा होगा। उसे बाद में भी तो कत्ल किया जा सकता है। ठीक है, कब पहुंच रहे हो? तकाशी ने बड़े अय्याशाना अंदाज में हंसते हुए कहा। वो अब खाना खाकर कमरे में आराम कर रहे हैं। बहरहाल उन्हें उठाने तैयार करने और वहां तक पहुंचने में 1 घंटा तो लग ही जाएगा, इमरान ने जवाब दिया। ओके, लेकिन एक बार फिर सुन लो कि कोई धोखा करने का सोचना भी ना। मेरे आदमी तुम्हारी दोनों कोठियों को उसी तरह घेरे रखेंगे और वो स्टेशन वैगन भी मुसलसल हमारी नजरों में रहेगी। तकाशी ने एक बार फिर सख्त लहजे में कहा। ठीक है, कोई धोखा ना होगा, इमरान ने कहा, और उसके साथ ही दूसरी तरफ से राब्ता खत्म हो गया और इमरान ने हाथ बढ़ाकर रिसीवर रख दिया। सुनो, ये सब गलत है, ऐसा नामुमकिन है। मैं उस तकाशी से कम नहीं हूँ। मैं उसकी एक एक हड्डी तोड़ दूंगा। इमरान के रिसीवर रखते ही फर्नांडो गुस्से की शिद्दत से चीख पड़ा। मुझे मालूम है फर्नांडो, लेकिन मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि मैं तकाशी ग्रुप से लड़ाइयाँ लड़ता फिरूं, और तुम जो कुछ चाहते हो ये वहीं शाउ क्लब में ही हो जाएगा। बेफिक्र रहो। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं उस तकाशी से फौरी तौर पर बहुत कुछ उगलवाना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे आइंदा प्रोग्राम का इन्हिसार इन्हीं मालूमात पर होगा। इमरान ने इंतहाई मुतमईन लहजे में जवाब देते हुए कहा। लेकिन तुम जख्मी हो और ये लोग वहां मुसल्लह भी होंगे और उनकी तादाद भी काफी होगी। हम वहां जाकर बुरी तरह फंस जाएंगे। फर्नांडो ने होठ चबाते हुए कहा। सब ठीक हो जाएगा फर्नांडो। सुपर ग्रुप सिर्फ नाम का ही सुपर नहीं है, उसमें शामिल हर शख्स वाकई सुपर बल्कि सुप्रीम है। चलो उठो और मेरे किसी साथी को बुला लाओ, ताकि अब मैं ये देख सकूं कि तुमने अच्छी मेहमान नवाजी की है या उस तकाशी की मेहमान नवाजी अच्छी साबित होती है। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा और जाकर दोबारा उसी तोता स्टाइल कुर्सी पर बैठ गया। क्या वाकई तुम जाओगे? फर्नांडो ने होठ चबाते हुए कहा। हाँ जाओ, वक्त जाय मत करो। इमरान का लहजा इस बार सख्त था और फर्नांडो बेचारगी के अंदाज में कंधे झटकता हुआ दरवाजे की तरफ बढ़ गया। इमरान ने कुर्सी की पुष्ट से सर टिकाकर इस तरह आंखें बंद कर ली जैसे किसी दुश्मन के पास जाने की बजाय किसी बेहतरीन दोस्त के पास जाने का प्रोग्राम बना रहा हो। कमरे का दरवाजा खुला और एक मुसल्ला नौजवान अंदर दाखिल हुआ। सामने सोफे पर नीम दराज एक लंबे कद और कटे हुए जिस्म का आदमी हाथ में शराब की बोतल पकड़े बैठा हुआ था। उसकी बड़ी बड़ी मूछें दोनों साइडों पर इस तरह सीधी अकड़ी हुई थी जैसे मूछों के दरमियान उसने सलाखें फिट कर रखी हो। चेहरे पर खुशूनत के आसार थे और आंखें मुसलसल शराब नविशी की वजह से खूने कबूतर की तरह सुर्ख हो रही थी। उसके जिस्म पर जीन्स की जैकेट और पतलून थी। गले में सोने की जंजीर से एक लॉकेट लटक रहा था जिस पर एक खौफनाक किस्म के मगरमच्छ की तस्वीर थी। ये तकाशी था जिसे आर्शिया का किंग कहा जाता था। उसकी दोनों साइडों पर इंतहाई खूबसूरत और नौजवान लड़कियां तकरीबन नीम उरिया लिबास पहने खड़ी थी। उन दोनों के कांधों से मशीन गनें लटकी हुई थी, लेकिन उनके हाथों में शराब की बोतलें थी। वो इस अंदाज में खड़ी थी जैसे इंतजार कर रही हो कि तकाशी जैसे ही बोतल खत्म करे वो एक लम्हा वक्फा दिए बगैर उसके हाथों में बोतल पकड़ा दे। क्या बात है मॉर्गन? तकाशी ने इंतहाई सख्त लहजे में आने वाले से मुखातिब होकर कहा। बॉस, फर्नांडो और उसके मेहमान पहुंच गए हैं, मॉर्गन ने मुअद्दबाना लहजे में जवाब देते हुए कहा। ओह वेरी गुड, कितने आदमी हैं? तकाशी ने चौंक कर सीधे होते हुए कहा और हाथ में पकड़ी हुई बोतल साइड टेबल पर रख दी। बॉस, फर्नांडो के साथ एक स्विस नजात औरत, एक जला हुआ आदमी और 7 एशियाई मर्द है, मॉर्गन ने मुअद्दबाना लहजे में जवाब दिया। जला हुआ आदमी? क्या मतलब? तकाशी ने हैरत भरे लहजे में पूछा। बॉस, उसका पूरा जिस्म ऐसा है जिसे मुकम्मल तौर पर जल गया हो। उसने जिस्म पर कोई क्रीम सी लगाई है, अजीब सा लग रहा है वो, मॉर्गन ने जवाब दिया। उन्हें अच्छी तरह चेक कर लिया गया है? तकाशी ने सोफे से उठते हुए पूछा। यस बॉस, डिटेक्टिव रिस से चेक किया है, उनके पास असला वगैरह नहीं है, मॉर्गन ने जवाब दिया।
ओके, कार्ड रूम में हमारे कितने मुसल्ला अफराद मौजूद हैं? तकाशी ने दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए पूछा। 6 हैं बॉस, मॉर्गन ने उसके पीछे चलते हुए कहा। काफी है, सिर्फ तुम मेरे साथ आओगे, तकाशी ने सर हिलाते हुए कहा और मॉर्गन के पीछे आने वाली वो 2 खूबसूरत लड़कियां वहीं रुक गई। एक राहदारी से गुजरने के बाद वो एक लिफ्ट नुमा कमरे में पहुंचकर रुक गए। मॉर्गन ने दरवाजा बंद किया और दीवार पर लगे हुए पैनल का एक बटन दबा दिया। दूसरे लम्हे कमरा किसी लिफ्ट की तरह नीचे उतरता गया। कुछ देर बाद कमरे की हरकत रुक गई और उसके साथ ही दरवाजा भी खुद ब खुद खुल गया। तकाशी मॉर्गन समेत कमरे से निकलकर एक और राहदारी में पहुंचा, जिसके इख्तिताम पर एक लोहे का दरवाजा था। मॉर्गन ने आगे बढ़कर जल्दी से दरवाजा खोला और फिर बड़े मुअद्दबाना अंदाज में एक तरफ हटकर खड़ा हो गया। तकाशी बड़े गुरूर भरे अंदाज में चलता हुआ आगे बढ़ा तो वो एक बड़े हॉल नुमा कमरे में पहुंच गया। मॉर्गन उसके पीछे उस हॉल नुमा कमरे में दाखिल हुआ। हॉल नुमा कमरे के आखिरी कोने में दीवार के साथ बेंच नुमा सोफों की कतार मौजूद थी, जहां हॉल की पूरी दीवार तक चली गई थी। इस बेंच नुमा सोफे पर फर्नांडो और उसके मेहमान बैठे हुए थे। फर्नांडो के साथ वाकई जो नौजवान बैठा हुआ था वो मॉर्गन के कहने के मुताबिक वाकई जला हुआ आदमी लगता था और उसके चेहरे, गर्दन और हाथों पर कोई क्रीम सी लगी हुई थी। वैसे उसके जिस्म पर मुकम्मल लिबास था। उसके साथ एक स्विस नजात लड़की बैठी हुई थी जो खासी सेहतमंद और खूबसूरत थी, और उसके साथ 7 एशियाई मर्द थे जो लंबे तड़ंगे और सेहतमंद जिस्मों के मालिक थे। जिस दरवाजे से तकाशी दाखिल हुआ था उसकी दोनों साइडों पर मशीन गनों से मुसल्ला 3-3 अफराद खड़े थे। तकाशी के अंदर दाखिल होते ही फर्नांडो एक झटके से उठ खड़ा हुआ। फर्नांडो का चेहरा सुता हुआ था। यूं लग रहा था जैसे वो बड़ी मुश्किल से अपने आप को कंट्रोल में रखे हुए हो। खुश आमदीद मिस्टर फर्नांडो, तकाशी ने बड़े फाकराना अंदाज में कहा। ये मेरे मेहमान हैं तकाशी, और मैं इन्हें तुमसे मिलाने ले आया हूँ। ये मेरे दोस्त हैं अली इमरान और बाकी इनके साथी हैं, फर्नांडो ने होठ चबाते हुए कहा और साथ ही उसने उस जले हुए आदमी की तरफ इशारा करते हुए उसका नाम अली इमरान बताया। ओह, तो ये साहब हैं अली इमरान, यूं लगता है जैसे किसी जलते हुए तनूर से निकलकर आए हों, तकाशी ने जहरखंद लहजे में कहा। इमरान साहब, ये तकाशी है जिन्हें आर्शिया का किंग कहा जाता है, फर्नांडो ने तकाशी की तरफ इशारा करते हुए मुड़कर उस जले हुए आदमी से मुखातिब होकर कहा। अच्छा, तो ये है मिस्टर तिक्का बोटी, लेकिन इनके पास तो ना पावर है और ना वाटर, जबकि मैंने तो सुना था कि ये वाटर पावर के आदमी हैं। जले हुए आदमी इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा और वाटर पावर के अल्फाज सुनकर तकाशी बुरी तरह चौंक पड़ा। उसकी नजरें इमरान पर जम गई। तो तुम हो वाटर पावर के असल शिकार, तकाशी ने होंठ भींचते हुए कहा। जाहिर है, वाटर पावर यानी फायर ब्रिगेड ही आग बुझाता है और इसलिए तो मैं जला हुआ तुम्हें नजर आ रहा हूँ, उस इमरान ने कहा, और तकाशी ने बेइख्तियार मुंह बना लिया। उसे समझना आ रही थी कि वाटर पावर के चीफ बॉस ने जिस अली इमरान के कसीदे पढ़े थे और जिसके मुतालिक उसे लंबी चौड़ी हिदायत दी थी, ये वाकई वही आदमी है। हालांकि ये आदमी तो किसी लिहाज से भी इतना खतरनाक नजर न आ रहा था। बेजरर सा सीधा सादा आदमी नजर आ रहा था। मॉर्गन, तकाशी ने अपने पीछे खड़े हुए मॉर्गन से मुखातिब होकर कहा। यस बॉस, मॉर्गन ने फौरन ही आगे बढ़ते हुए इंतहाई मुअद्दबाना लहजे में कहा। कुर्सी ले आओ, तकाशी ने कहा और मॉर्गन सर हिलाता हुआ पीछे हट गया। तकाशी अब इस आदमी को पूरी तरह टटोलना चाहता था, क्योंकि उसे शक पड़ रहा था कि फर्नांडो ने उसके साथ धोखा ना किया हो, उसने असल इमरान को छुपा लिया हो और उसकी जगह किसी दूसरे आदमी को ना ले आया हो, ताकि तकाशी मुतमईन हो जाए और वो इमरान बाद में उसके खिलाफ हरकत में आ जाए। मॉर्गन ने चंद लम्हों में हॉल के एक कोने में पड़ी हुई कुर्सी उठाकर उसके पास रख दी और तकाशी बड़े इत्मीनान से कुर्सी पर बैठ गया। चूंकि ये लोग गैर मुसल्ला थे और हॉल में मॉर्गन के अलावा 6 मुसल्ला अफराद मौजूद थे, इसलिए तकाशी को इन लोगों से जर्रा बराबर भी कोई खतरा महसूस ना हो रहा था। फर्नांडो भी अब वापस बेंच नुमा सोफे पर बैठ गया था। हाँ तुम फर्नांडो, ये बताओ कि असल अली इमरान कहाँ है, तकाशी ने फर्नांडो को गौर से देखते हुए सख्त लहजे में कहा। असल इमरान क्या मतलब, क्या ये तुम्हें नकली नजर आ रहा है, फर्नांडो ने गुस्सीले लहजे में कहा। मॉर्गन, तकाशी ने यकलक सख्त लहजे में कहा। यस बॉस, मॉर्गन ने एक बार फिर मुअद्दबाना लहजे में कहा। फर्नांडो को गोली मार दो, इसने हमारे सामने ऊंचा बोलने की जुर्रत की है, तकाशी ने चीखते हुए कहा। रुक जाओ तकाशी, पहले मेरी बात सुन लो, यकलक उस अली इमरान ने गुर्राते हुए कहा और तकाशी ने चौंक कर हाथ उठा दिया और फिर वो खुद भी अपनी इस इस्तरारी हरकत पर हैरान रह गया। ऐसा उसने लाशऊरी तौर पर किया था, शायद ये उस इमरान के लहजे का असर था। बहरहाल उसके हाथ उठा देने की वजह से मॉर्गन ने मशीन गन नीचे कर ली थी। मेरी बात गौर से सुन लो तकाशी, हम तुम्हारे दुश्मन नहीं हैं, उस इमरान ने इंतहाई संजीदा लहजे में कहा और उठकर इस तरह तकाशी की तरफ बढ़ आया जिसे वो वाकई कोई अहम बात करना चाहता हो। क्या कहना चाहते हो,
तकाशी ने कुर्सी से उठकर तहकुमाना लहजे में कहा, लेकिन दूसरे लम्हे उसे यूं महसूस हुआ जैसे उसके चेहरे पर कयामत से टूट पड़ी हो। उसकी हलक से बेइख्तियार चीख सी निकली और वो इस तरह उछलकर नीचे फर्श पर जा गिरा जिससे उसका कोई वजन ही ना हो, और नीचे गिरते वक्त उसे हॉलनुमा कमरे में मशीन गन की रिट रिट के साथ करबनाक इंसानी चीखें सुनाई दी। और दूसरे लम्हे वो उछलकर खड़ा हुआ। उसके जहन में गुस्से का लावा सा खवल रहा था, लेकिन जैसे ही उसका जिस्म सीधा हुआ उसके खवलते हुए जहन पर जैसे किसी ने बर्फ का ब्लॉक सा रख दिया हो। ये बर्फ मौत के खौफ की थी जिसने अचानक उसे घेर लिया था, क्योंकि उस इमरान के हाथ में मौजूद मशीन गन की नाल उसके सीने पर जमी हुई थी। ये शायद उस इमरान की आंखों में मौजूद सफाकी थी जिसने उसके जहन में मौत के खौफ का हाला सा फैला दिया था। यह है वो खास बात जो मैं तुमसे करना चाहता था मिस्टर तिक्का बोटी। दूसरे लम्हे इमरान की मुस्कुराती हुई आवाज उसके कानों में पड़ी और उसके साथ ही इमरान तेजी से पीछे हट गया। तकाशी उसके पीछे हटते ही तेजी से अपने उकुब में घूमा ताकि अपने साथियों को इशारा कर सके, लेकिन दूसरे लम्हे वो ये देखकर हैरान रह गया कि मॉर्गन समेत उसके तमाम मुसल्ला अफराद फर्श पर उल्टे सीधे अंदाज में साकित पड़े हुए थे। उनके जिस्म गोलियों से छलनी हो चुके थे। तुमने सबको मार दिया, तकाशी ने होंठ चबाते हुए कहा। मैंने सिर्फ तुम्हें थप्पड़ मारा और तुम्हारे गिरते ही मॉर्गन के हाथ से मशीन गन छीनी। उसके बाद न जाने तुम्हारी ये मशीन गन क्यों खुद ब खुद चल पड़ी और नतीजा तुम्हारे सामने है। इमरान की मुस्कुराती हुई आवाज सुनाई दी और तकाशी को पहली बार एहसास हुआ कि वाटर पावर के चीफ बॉस ने अगर इस आदमी को दुनिया का सबसे खतरनाक आदमी कहा था तो गलत न कहा था। उसने जिस अंदाज में सिचुएशन बदली थी और उसे बेबस किया था, इसका तो वो तस्वुर भी ना कर सकता था। मैं अब भी यही कह रहा हूँ तकाशी कि हम तुम्हारे दुश्मन नहीं हैं। अगर हम तुम्हारे दुश्मन होते तो मशीन गन में मौजूद मैगजीन अब तक तुम्हारे जिस्म में उतर चुका होता। इसलिए बेहतर यही है कि तुम भी हमें दोस्त समझो और हम तुम्हारे साथ सिर्फ गुफ्तगू करना चाहते हैं, किसी ऐसी जगह जहां कोई मुदाखलत ना कर सके। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, अब मुझे यकीन आ गया है कि तुम वाकई मेरे दुश्मन नहीं हो। मैं तुम्हारी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाता हूँ। तकाशी के जहन में फौरन ही ख्याल आया कि मौजूदा सिचुएशन से निकलने के लिए ये इंतहाई ज़रूरी है कि इनको डॉज दिया जाए। उसके बाद वो जहाँ चाहेगा और जिस तरह चाहेगा इनसे निमट लेगा। ओके, फिर यहाँ से चलो। बेहतर यही है कि तुम फर्नांडो की रिहाइशगाह पर चलो ताकि वहाँ इत्मीनान से बातें हो सके। इमरान ने तजवीज़ पेश करते हुए कहा, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। जब दोस्त कह दिया तो फिर कोई भी जगह हो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तकाशी ने फौरन ही जवाब दिया, क्योंकि फर्नांडो को तो मालूम ना था, लेकिन उसे मालूम था कि फर्नांडो का आदमी रॉबर्ट दरअसल उसका खास आदमी था और फर्नांडो की रिहाइशगाह पर पहुंचने वाले इस ग्रुप की इत्तला भी उसने तकाशी को दी थी और सारी तफसीलात भी बताई थी। इसलिए वहां रॉबर्ट की मौजूदगी की वजह से उसे किसी किस्म का कोई खतरा ना हो सकता था। वो रॉबर्ट की मदद से वहां भी इन लोगों का आसानी से खात्मा कर सकता था। ओके, फिर चलो, इमरान ने कहा और तकाशी सर हिलाता हुआ दरवाजे की तरफ मुड़ गया। ये इमरान साहब, ये फर्नांडो ने कुछ कहना चाहा, लेकिन इमरान ने हाथ उठाकर उससे मजीद बोलने से रोक दिया। फिक्र मत करो फर्नांडो, अभी तुम मुझे अच्छी तरह नहीं जानते। जब मैं किसी को दोस्त बना लेता हूँ तो फिर उससे दोस्ती भी निभाता हूँ। तकाशी ने जो दरवाजे के करीब पहुंच चुका था मुड़कर कहा। वो फर्नांडो का मतलब अच्छी तरह समझ गया था कि वो इमरान को ये बताना चाहता था कि तकाशी उनके साथ धोखा करेगा। ठीक है, अगर तुमने दोस्ती निभाई तो हम भी दोस्ती निभाएंगे, इमरान ने सर हिलाते हुए जवाब दिया और तकाशी ने दिल ही दिल में हंसते हुए दरवाज़ा खोला और बाहर आ गया। उसे हंसी इस अहमक इमरान पर आ रही थी जो इस हालत में भी दोस्ती की बात कर रहा था, जबकि उसने उसके 7 आदमी मार डाले थे। उसने फैसला कर लिया था कि इस इमरान के सीने में खुद मशीन गन का पूरा मैगजीन उतार देगा। इमरान साहब को गए हुए बहुत देर हो गई है, लेकिन उनकी तरफ से कोई कॉशन नहीं मिला। कैप्टन नासिर ने अपने चीफ असिस्टेंट बासित से मुखातिब होकर कहा, जो इमरान और उसके आदमियों के जाने के बाद उसके साथ आबदोस के ऑपरेशन रूम में आकर बैठ गया था। वो वाकई हैरत अंगेज आदमी है कैप्टन। जिस बुरी तरह जले होने के बावजूद वो न सिर्फ जिंदा रहा बल्कि उसने काम भी शुरू कर दिया। मैं उसकी कुव्वत मुदाफ़ियत पर हैरान हूँ, वरना आम आदमी अव्वल तो जिंदा ही ना रहता, और अगर जिंदा रहता तो भी तो कम से कम 6 माह से पहले अस्पताल से ही बाहर ना निकल सकता। बासित ने सर हिलाते हुए जवाब दिया। तुम्हारी बात दुरुस्त है बासित, वो वाकई हैरत अंगेज इंसान है। जिस अंदाज से उसने आबदोस पर मछली का खोल चढ़वाया था और जिस किस्म की मशीनरी उसने आबदोस में नस्ब कराई है, मैं तो उसकी सलाहियतों का उसी रोज से दिल से कायल हो गया था। लेकिन उसके बाद भी उसकी जहानत और बेपनाह कुव्वत मुदाफ़ियत के कई मुजाहरे मैंने अपनी आंखों से देखे हैं। और बासित, अगर मैं ये सब कुछ अपनी आंखों से ना देख लेता तो शायद मरकर भी इस पर यकीन ना करता। बहरहाल अब मुझे फिक्र इस बात की है कि जजीरे पर इमरान और उसके साथियों को गए हुए इतनी देर गुजर चुकी है, लेकिन अभी तक उसकी तरफ से कोई कॉशन नहीं मिला।
कैप्टन नासिर अली ने कहा, वो आखिर जजीरे पर गए किस मकसद के लिए हैं? आपको तो कुछ बताकर गए होंगे। बासित ने पूछा। सिर्फ इतना बताया है कि वो कुछ इंतजामात करना चाहता है। उस मिसाइल नुमा लॉन्च के तबाह हो जाने से शायद उसका सारा प्रोग्राम खराब हो गया है। कैप्टन नासिर ने जवाब दिया। लेकिन इस जजीरे पर से तो उसे ऐसी लॉन्च नहीं मिल सकती। बहरी कुव्वत के लिहाज से तो ये जजीरा बिल्कुल सिफर है। यहाँ तो सिर्फ सच्चे मोती और मछलियां निकालने का धंधा होता है और बस। बासित ने कहा। मालूम नहीं कि वो किस किस्म के इंतजामात करने गया है। मेरा ख्याल है मैं उसे खुद वायरलेस फोन पर उस फर्नांडो के नंबर पर कॉल करूं। ये नंबर उसने मेरे सामने आर्शिया की सेंट्रल एक्सचेंज से ट्रेस किया था और मेरे सामने उस फर्नांडो से बात हुई थी। नंबर तब से मेरे जहन में है। कैप्टन नासिर ने कहा। ओह, फिर जरूर कॉल करें ताकि सूरत हाल का तो इल्म हो सके। बासित ने उसकी तायद करते हुए कहा और कैप्टन नासिर अली ने सर हिलाते हुए जल्दी से एक साइड पर मौजूद वायरलेस फोन पीस उठाया, उसकी तार को बैटरी से मुंसलिक किया और फिर तेजी से उसने एक सिरे पर मौजूद नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। चूंकि आबदोस जजीरा आर्शिया के साहिल से काफी करीब समंदर की गहराई में मौजूद थी और वायरलेस फोन की रेंज खासी वसी थी, इसलिए सेंट्रल एक्सचेंज के नंबर डायल होने के बाद अगर दूसरे नंबर डायल किए जाए तो राब्ता आसानी से हो सकता था। यही वजह थी कि नंबर प्रेस होते ही दूसरी तरफ से घंटी बजने की मखसूस आवाज सुनाई देने लगी। फिर रिसीवर उठा लिया गया। यस, फर्नांडो हाउस, एक सख्सी आवाज रिसीवर से उभरी। हेलो, क्या मिस्टर फर्नांडो के मेहमान अली इमरान से बात हो सकती है? कैप्टन नासिर अली ने कहा। आप कौन साहब बोल रहे हैं? दूसरी तरफ से चौंके हुए लहजे में पूछा गया। मैं इमरान साहब का दोस्त बोल रहा हूँ, आप बात कराइए, कैप्टन नासिर अली ने जवाब देते हुए कहा। सुनिए, मैं रॉबर्ट बोल रहा हूँ, फर्नांडो साहब का चीफ असिस्टेंट। फर्नांडो साहब का हुक्म है कि जब तक मुकम्मल शिनाख्त ना हो जाए किसी से ना बात कराई जाए और ना कुछ बताया जाए, इसलिए आप पहले अपनी शिनाख्त कराइए, उसके बाद मैं आपके हुक्म की तामील कर सकता हूँ। दूसरी तरफ से रॉबर्ट ने जवाब देते हुए कहा। मिस्टर रॉबर्ट, मैं कैप्टन नासिर बोल रहा हूँ, बस इतनी शिनाख्त ही काफ़ी है। आप जब मेरा नाम अली इमरान साहब को बताएंगे तो वो खुद ब खुद समझ जाएंगे, कैप्टन नासिर अली ने जवाब देते हुए कहा। ठीक है, मैं बात कराता हूँ, आप होल्ड ऑन करें, दूसरी तरफ से कहा गया और उसके साथ ही रिसीवर पर खामोशी तारी हो गई और खामोशी का ये वक्फा काफ़ी तवील हो गया तो कैप्टन नासिर अली उकतासा गया। ये कहाँ चला गया है? कैप्टन नासिर अली ने उकताए हुए लहजे में बासित से मुखातिब होकर कहा। मालूम नहीं, शायद इमरान और उसके साथी उस जगह से कहीं और मौजूद हों, बासित ने सर हिलाते हुए जवाब दिया। उसी लम्हे रिसीवर पर रॉबर्ट की आवाज़ दोबारा उभरी। हेलो हेलो, क्या आप लाइन पर है? रॉबर्ट बोल रहा था। यस, कैप्टन नासिर अली ने जवाब देते हुए कहा। सुने, इमरान साहब इंतहाई अहम काम में मसरूफ़ है, वो आपसे बात नहीं कर सकते। या तो आप पैगाम नोट करा दें या फिर अगर आप चाहें तो बॉस फर्नांडो से आपकी बात कराई जा सकती है, रॉबर्ट ने जवाब देते हुए कहा। चलिए, फर्नांडो से ही बात करा दे, कैप्टन नासिर अली ने कुछ सोचते हुए कहा। ओके, होल्ड ऑन करें, दूसरी तरफ से कहा गया और फिर चंद लम्हों बाद रिसीवर पर फर्नांडो की आवाज़ उभरी। कैप्टन नासिर चूंकि पहले इमरान और फर्नांडो की गुफ्तगू सुन चुका था, इसलिए फर्नांडो की आवाज़ बखूबी पहचानता था। यस, फर्नांडो स्पीकिंग। कौन बोल रहा है? फर्नांडो के लहजे में सपाटपन नुमाया था। फर्नांडो साहब, मैं इमरान का साथी कैप्टन नासिर अली बोल रहा हूँ, कैप्टन नासिर अली ने कहा। ओ, आप कहाँ से बोल रहे हैं? इमरान के साथी तो उसके साथ हैं, आप कौन हैं? दूसरी तरफ से फर्नांडो ने बुरी तरह चौंकते हुए पूछा। मैं उस आबदोस का कैप्टन हूँ जिसमें इमरान और उसके साथी जजीरे तक पहुँचे हैं। हमें इमरान साहब ने कहा था कि वो हमें जाते ही कौशन देंगे, लेकिन उनका कौशन अब तक ना मिला तो मैंने परेशान होकर खुद कॉल किया है, कैप्टन नासिर अली ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। क्योंकि इतना तो वो जानता था कि फर्नांडो इमरान का दोस्त है, इसलिए उससे कुछ छुपाना ज़रूरी नहीं है, जबकि रॉबर्ट की बात और थी, इसलिए उससे कैप्टन नासिर अली ने कोई वाज़ेह बात ना की थी। ओह, तो आप दोस्त से बोल रहे हैं, वेरी गुड, आपने अच्छा किया कि खुद कॉल कर लिया। इमरान साहब अपने तमाम साथियों समेत इंतहाई अहम काम में मसरूफ़ है। ये काम इस कदर अहम है कि शायद 10-12 घंटों तक वो इससे फारिग ना हो सके। उन्होंने इस अहम काम पर जाते हुए मेरे आदमी रॉबर्ट को एक पैकेट दिया था कि ये आबदोस में पहुंचा दिया जाए। मैं उस वक्त इमरान साहब के ही काम पर गया हुआ था। वापसी पर जब मेरे आदमी रॉबर्ट ने मुझे वो पैकेट दिया तो मैं परेशान हो गया, क्योंकि इमरान साहब ने मुझे ये तो ना बताया था कि ये पैकेट किस तरह आबदोस में पहुँचाना है। ये तो मुझे मालूम है कि आबदोस जजीरे के वीरान शुमाल साहिल समंदर के कहीं करीब मौजूद है, लेकिन कहां और इस तक कम से कम मैं तो नहीं पहुंच सकता और इमरान साहब से अभी राब्ता नहीं हो सकता। और उनका कहना था कि ये पैकेट फौरी तौर पर आबदोस में पहुंचाना है, वरना उनका सारा मंसूबा ही फेल हो जाएगा। मैं इस मामले में सख्त परेशान था कि आपकी कॉल आ गई, फर्नांडो ने तेज तेज लहजे में कहा। इस पैकेट में क्या है? कैप्टन नासिर अली ने हैरत भरे लहजे में पूछा। मुझे क्या मालूम,
चौकोर सा पैकेट है और सील्ड है। अब आप जैसे कहें, फर्नांडो ने जवाब दिया। ओके, आप ऐसा करें कि वो पैकेट शुमाली साहिल के उस वीरान हिस्से पर, जिसमें साहिल के साथ ही रेत का एक ऐसा टीला मौजूद है जिसकी शक्ल उड़ते हुए उकाब जैसी है, वहां रख दिया जाए और आपका आदमी वापस चला जाए। फिर मैं आप दोस्त से एक गोताखोर भेज दूंगा, वो पैकेट ले आएगा और आप इमरान साहब को जब भी वो फारिग हो बता दे कि वो हमें कॉल कर ले। कैप्टन नासिर अली हर लिहाज से मोहतात रहना चाहता था। ठीक है, पैकेट लेकर मेरा आदमी 1 घंटे के अंदर वहां पहुंच जाएगा। आप वहां से उसे पिक कर ले और आपका पैगाम भी मिल जाएगा, बेफिक्र रहे। फर्नांडो ने इत्मीनान भरे लहजे में कहा। ओके, कैप्टन नासिर अली ने कहा और उसके साथी उसने राब्ता खत्म कर दिया। क्या होगा इस पैकेट में? बासित ने पूछा। मालूम नहीं, वैसे मैंने सोच लिया है कि उसे आबदोज में लाकर सबसे पहले उसे डी रेस से चेक कर लूंगा। इस तरह उसकी असल माहियत पैकेट खुलने से पहले ही सामने आ जाएगी। बहरहाल कोई खास चीज़ ही भेजी होगी इमरान साहब ने, कैप्टन नासिर अली ने जवाब दिया और फिर उसने व्यू चेकिंग मशीन को एडजस्ट करना शुरू कर दिया ताकि उसकी मदद से वो साहिल पर मौजूद उस टीले को फोकस में ला सके जिसकी शक्ल उड़ते हुए उकाब जैसी थी। थोड़ी सी कोशिश के बाद वो स्क्रीन पर उस टीले और उसके इर्द गिर्द के इलाके को फोकस करने में कामयाब हो गया। साहिल जहां तक स्क्रीन पर नजर आ रहा था वीरान पड़ा हुआ था। मेरा ख्याल है आप किसी को वहां साहिल तक भेज दें ताकि जैसे ही पैकेट लेने वाला आदमी वापस जाए वो पैकेट उठा ले, वरना ऐसा भी हो सकता है कि हमारे आदमी के पहुंचने तक वहां कोई और पहुंच जाए और फिर पैकेट हाथ से निकल जाए। बासित ने राय देते हुए कहा। ठीक है, अभी तो 1 घंटा पड़ा है, 10 मिनट पहले आदमी भेज दूंगा, कैप्टन नासिर अली ने कहा और बासित ने सर हिला दिया। फिर जब 45 मिनट गुजर गए तो कैप्टन नासिर अली ने अपने क्रू में से एक आदमी को हिदायत देनी शुरू कर दी कि वो गोताखोरी का लिबास पहनकर जाए और साहिल के करीब छुपा रहे। जब उसे ट्रांसमीटर पर हुक्म दिया जाए तो टीले के पास जाकर वहां से पैकेट उठाकर वापस आ जाए। अभी 1 घंटा गुजरने में 5 मिनट बाकी थे कि वो दोनों स्क्रीन पर उस टीले की तरफ बढ़ती हुई एक खाकी रंग की जीप को देखकर चौंक पड़े। जीप रेत पर उछलती हुई आगे बढ़ी आ रही थी और थोड़ी देर बाद जीप उस टीले के पास आकर रुकी और उसमें से एक लंबा तड़ंगा आदमी बाहर निकल आया। उसके हाथ में एक चौकोर डब्बा था जिस पर सुर्ख रंग का कोई कागज या कपड़ा चढ़ा हुआ था। उसने इधर उधर देखते हुए वो डब्बा टीले के दामन में रेत पर रख दिया और खुद वापस जीप की तरफ चला गया। उसके जीप में सवार होते ही जीप हरकत में आई और थोड़ी सी बैक होकर मुड़ी और फिर तेजी से वापस चली गई। कैप्टन नासिर और बासित दोनों उसे वापस जाता देखते रहे। जब वो स्क्रीन से आउट हो गई तो कैप्टन नासिर अली ने ट्रांसमीटर का बटन ऑन कर दिया। हेलो असलम, मैं कैप्टन नासिर बोल रहा हूँ। तुम साहिल पर जाकर टीले के पास पड़ा हुआ सुर्ख रंग का पैकेट उठा लो और उसे वाटरप्रूफ थैले में डालकर वापस ले आओ। ओवर, कैप्टन नासिर अली ने उस आदमी को हिदायत देते हुए कहा जो पहले ही साहिल के पास पानी के अंदर मौजूद था। यस बॉस, ओवर, दूसरी तरफ से जवाब मिला और कैप्टन नासिर अली ने ट्रांसमीटर ऑफ कर दिया। फिर उन्हें स्क्रीन पर असलम पानी पर उभरता नजर आया। फिर वो साहिल पर चढ़ गया। उसने सर पर चढ़ा हुआ कंटोप उतार दिया और पैरों से मखसूस जूते भी अलहदा कर दिए थे। उसके बाद वो तेजी से उस टीले की तरफ गया। उसने लिबास के अंदर से एक थैला निकाला और बॉक्स को उठाकर उस थैले के अंदर डाला और थैले को दोबारा लिबास के अंदर रखकर उसने मखसूस जिप बंद की और वापस समंदर की तरफ आ गया। उसने दोबारा मखसूस जूते पहने, कंटोप को सर पर दुरुस्त किया और पानी के अंदर उतरकर गायब हो गया।